आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये, देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। और आज के अनुभव कार्यक्रम श्रृंखला का जो विषय है वो है मटेरियल साइंस। इसके बारे में आज हमने एक खास चर्चा रखी है और आज हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इस विषय पर बहुत शोध और बहुत कार्य किए हैं, और हमारे साथ इस समय इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए जुड़ चुकी हैं रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम एनपीएल नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी दिल्ली से डॉक्टर सुहासिनी अग्निहोत्री जी। आपका स्वागत है सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। नमस्कार नमस्कार। और दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्टर सुहासिनी अग्निहोत्री जी जो कि अवॉर्डेड हैं, जिनको अभी 1981 में दोस्तों अवार्ड दिया गया था, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया गया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों उन्हें एक बहुत ही खास अवार्ड उन्हें दिया गया था, उन्हें सम्मान दिया गया था। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको बता दूं कि उन्हें 1990 में भारत निर्माण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस दिया गया था। साइंस के क्षेत्र में उनके कार्य को देखते हुए भारत निर्माण अवार्ड दिया गया था उन्हें। और इसके अलावा एक और जो बहुत बड़े गर्व की बात है दोस्तों, और आपको भी ये जानकर के बेहद खुशी होगी कि 2020 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एक लिस्ट है, इसमें वन ऑफ द टॉप 2% इंडियन साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इस लिस्ट में दोस्तों शामिल हैं मैम। तो ये बड़े गर्व की बात है। और डॉक्टर सुहासिनी अग्निहोत्री जी, एनपीएल में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और वहाँ पे ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं, जो काम करते हैं, तो उन्हें बहुत नया एक्सपीरियंस होता है और एक अच्छी जगह है, एक अच्छी लैबोरेटरी है। तो चाहूँगा कि आप कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। जरूर जरूर। मैंने ज्वाइन किया था एनपीएल 1977 में। उसके पहले मैं बम्बई में थी, जहाँ से मैंने पीएचडी किया था जी। एनपीएल आने के बाद एक वुमेन साइंटिस्ट एट अ लेवल ऑफ साइंटिस्ट बी, जो एंट्री पॉइंट का होता है, वहाँ मैंने ज्वाइन किया था जी। अब पहले ये बताती हूँ कि फिजिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें गर्ल्स और वुमेन का योगदान बहुत कम रहता है जी। उसमें जब स्टैटिस्टिक्स देखा गया था, उसमें मेरे ख्याल से 1% वुमेन साइंटिस्ट उन दिनों में थी जी। ये तो एनपीएल में जब मैंने पदार्पण किया तब मैं जब बीएससी में एमएससी में पढ़ रही थी, तब तो ये परसेंटेज बहुत कम था। चलिए वो बात भी कहने, काल के साथ ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो मेरा एनपीएल का जब मैंने काम शुरू किया तो मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मेरे टीम में एक मैं ही महिला साइंटिस्ट थी, मगर मुझे कभी भी ऐसे बर्ताव में ये नहीं पड़ा कि अरे आप महिला है, आप ये कर नहीं सकती। नहीं, हम सब लोग साथ मिलके काम करते थे और हर एक का जो अपना अपना एक्सपर्टीज होता था, उसके हमारा प्रोजेक्ट आगे चलता था।
तो शुरू में ये कहती हूँ मैं कि अगर आपका डेडिकेशन है और आपकी अगर एक्सपर्टीज है तो आप चाहे महिला हो या ना हो, आप बिल्कुल अच्छी तरह से रिसर्च का काम कर सकते हो और आपको हर पद पे प्रोत्साहन दिया जाता है जी। तो ऐसे करते करते साइंटिस्ट बी से मेरा शुरू हुआ काम एनपीएल में। हर 5 बरस के बाद हमारी प्रमोशन होती थी, बस एक एक करके ऊपर हम जाते थे। और फिर उसके साथ एक समय ऐसा आया कि हमें फंड्स की बहुत कमी पड़ने लगी। तब ये ऐसे हुआ कि हमारे एनपीएल ये सीएसआईआर की एक लेबोरेटरी है और सीएसआईआर की पूरे भारत देश में अनेक लेबोरेटरीज है। तब लेबोरेटरी के जब सीएसआईआर के जब निदेशक थे, उन्होंने कहा था कि हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना प्रोजेक्ट के लिए बाहर से पैसा लाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल बहुत कमतरता थी। तो हमें ये उम्मीद हो गई कि चलो हम भी क्यों ना करें, और इसी बहाने हमने शुरुआत की कि चलो नए प्रोजेक्ट्स बनाए। और नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास विषय भी होना चाहिए। अच्छा प्रोजेक्ट लिख के आपको सबमिट करके प्रेजेंट करके पैसा कमाना ये बहुत चैलेंजिंग था, मगर नहीं, वो भी सारे साथियों के साथ और हमारे डायरेक्टर्स के हेल्प के साथ हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से कर पाए। तो इसी तरह से मेरे पास जैसे जैसे मैं आगे बढ़ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो फंडेड थे, ऐसे 3 तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मैंने काम करवाया। और जब ये प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तो मेरे साथ कई एमएससी के स्टूडेंट्स काम करते थे, वो अपना काम करके ले जाते थे। आई हैड गाइडेड सम पीएचडी के स्टूडेंट्स भी, मेरे पास 5-6 स्टूडेंट्स अपना पीएचडी का काम पूरा करके आज मैं बहुत अभिमान से कह सकती हूँ कि जब आपके स्टूडेंट्स आपके साथ काम करके बहुत अच्छे पद पे काम करते हैं। एक मेरी विद्यार्थिनी आज हैदराबाद आईआईटी में प्रोफेसर बन गई है, एक मेरा विद्यार्थी स्पेन में एक कंपनी में अच्छा काम कर रहा है। इससे और गौरव की बात अपने लिए कुछ नहीं होती। तो इस तरह से काम करते करते आगे बढ़ते गए। जैसे काम करते गए तरह तरह के प्रोजेक्ट हैंडल करते गए। पहला एक जो था वो मटेरियल्स में रेलवे के लिए प्रोजेक्ट किया था, दूसरा किया था वो सोलर कोटिंग्स पे किया था, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी पे किया था। तो इस तरह से हम बहुत तरह तरह के नए पदार्थों की खोज में और उनकी उपयुक्तता क्या होती है, इस तरह से देखने के लिए अपना काम अविरत तरह से करते रहे। जी मैम, इसके अलावा जैसे कि देखा जाए हम एक इंडिया में हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर जो महिलाओं की जो एक लिए जो चैलेंज हैं वो थोड़े से अलग हैं, और एक वुमेन का साइंटिस्ट के तर्ज पे अपने आप को स्थापित कर पाना, ये एक जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं का पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए साइंटिस्ट तक का जो सफ़र है, किस तरीके के चैलेंज आते हैं एक वुमेन को देखते हुए। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे जब एजुकेशन चल रही थी, बीएससी एमएससी का चल रहा था, तो मेरे ध्यान में है कि हमारे पूरे 50 विद्यार्थियों की क्लास में हम 4 विद्यार्थिनी रहते थे। फिजिक्स में बहुत ही कम विद्यार्थिनियां होती है। और जैसे आगे चल के हम अलग अलग दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में जाके देख रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, तब ये ध्यान में आया कि लड़कियों को साइंस में पढ़ाई करने के लिए घर से किसी को भी प्रोत्साहन नहीं मिलता था। जी। ये एक समझ थी कि लड़कियों को क्या करना है साइंस पढ़ के, लड़कियों के साथ पढ़ाई करके कोई एक डिग्री मिल जाए, बस उनकी शादी हो जाए, यही उनका पूरे जिंदगी का ये। मगर नहीं, ऐसे नहीं है। हम बहुत बहुत जिद करके लड़कियों को समझाते थे कि नहीं भाई, अगर आपको रुचि है, ये जरूर है कि रुचि आपकी पहले होनी चाहिए साइंस में, और अगर आपकी रुचि है तो आपने जरूर साइंस में पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात हुई कि चलो आपने पढ़ाई शुरू की, उसके बाद आपने कुछ पीएचडी तक आपने अपना काम भी कर दिया, और जब आप किसी भी लैब में या किसी भी एक आधे कंपनी में काम करने लगते हैं, तो काम के आवर्स और जिस तरह का काम करते हो उसको और घर की सारी जवाबदारियां को संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण ये है कि आपके घर के लोगों का सपोर्ट
चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके सास ससुर हो, या चाहे आपके पेरेंट्स हो, उनके सपोर्ट के सिवा कोई भी गाड़ी दो पहियों के साथ ही चलती है। एक पहिया ये हो, दूसरा पहिया दूसरा हो, तो दोनों अगर साथ चलेंगे तभी गाड़ी आगे चलेगी। उसी तरह से मेरा अपना अनुभव मैं बता सकती हूँ कि मुझे मेरे लेबोरेटरी से भी और मेरे घर से भी मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज का पूरा सपोर्ट रहा, तभी हम आगे जा पाए और इस तरह का काम कर पाए। जी मैम, इसके अलावा आपने 1987 में जिस तरह से इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन की जो शुरुआत की और इसमें अपना एक अहम रोल अदा किया, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या है ये और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसमें आपने क्या भागीदारी निभाई? ये इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन जो है, इसका जो मेन ऑफिस है वो बम्बई में है। आज पूरे भारत में इसकी 10 या 12 शाखाएं हैं। साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह अनेक इनकी शाखाएं हैं। इनका मेन उद्देश्य यही होता है कि टेकिंग साइंस टू मासेस। अब बिल्कुल अब स्कूल के लेवल से विलेजों में जाके जहाँ भी हो, साइंस पूरे आम जनता के साथ ले जाना और साइंस में क्या है क्या नहीं ये अच्छी तरह से समझा के उसमें रुचि लाने के लिए, ये तो एक ऑब्जेक्टिव था ही था उसका। उसके साथ साथ जो साइंस में वुमेन काम कर रही है उनको भी अपने क्षेत्र के अलावा बाकी क्षेत्रों से थोड़ा परिचित करना और फिर आगे किस तरह से हम साथ मिलके काम कर सकते हैं। कोई फील्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें अवेयरनेस, जागरूकता उत्पन्न करना बहुत बहुत जरूरी होती है, जैसे कैंसर का हो, जैसे एनर्जी का भी फील्ड हो फिजिक्स में। इसमें जाके छोटी छोटी बातों में होता है, मगर अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता क्रिएट करना, ये हमारा मेन उद्देश्य था इस एसोसिएशन का। जब दिल्ली में आई और थोड़ा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में काम थोड़ा मेरा ठीक चल रहा था, तब 1987 में हम 3-4 औरतें साथ आई। एक तो इंडियन ऑयल में अच्छे पद पे थी, एक JNU में थी और एक मैं। हम 3 लोगों ने शुरुआत की। हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम दिल्ली में भी इसकी एक शाखा शुरुआत करें, और हमने 87 में उसका शुरुआत कर दिया और 87 से लेकर आज तक यहाँ दिल्ली में काम चल रहा है। और इसके जो ये ऑब्जेक्टिव्स है उनको हमने ट्रांसलेट करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स हम यहाँ लेते आए हैं। जैसे हमारा एनुअल सिंपोजियम होता रहा, हम स्कूलों में जाते रहे, कॉलेजेस में जाते रहे, वहाँ लेक्चर्स देते रहे। एक्चुअल फिजिक्स में होता क्या है कि इमेजिनेशन खाली होना था, स्टूडेंट्स को फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, तो जाके वहाँ जाके डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी में खुद वहाँ मटेरियल लेके जाती थी, चार्ज में जार में लिक्विड नाइट्रोजन लेके जाती थी और बच्चों को दिखाती थी कि लेविटेशन क्या होता है। जैसे लिक्विड क्रिस्टल में भी कैसे हम पूरा डिस्प्ले डिवाइस बनाते, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन देते थे। ये तो था बच्चों के लिए, कॉलेज में लिए। जैसे घर की महिलाएं होती है, जो हाउसवाइफ होती है, उनके लिए भी जो घर में अलग अलग तरह के गैजेट्स हम यूज करते हैं उसके बारे में समझाना। खाना पकाते हैं उसमें कहाँ फिजिक्स, कहाँ केमिस्ट्री कैसी आती है, इसके बारे में समझाना। तरह तरह के प्रोग्राम्स हम लेते रहे और मेरा सद्भाग्य यह है कि इस काम के लिए भी NPL के हर एक डायरेक्टर जो आते गए उन सब ने बहुत बहुत हमें सपोर्ट किया, तभी हम ये काम कर पाए जी। सर, इसी काम की वजह से मुझे वो भारत निर्माण अवार्ड मिल गया था जी। तो बेहद खुशी की बात है और इतना बड़ा अचीवमेंट था ये आपके लिए। आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों ये अवार्ड मिला, भारत निर्माण अवार्ड, तो ये काफ़ी खुशी की बात थी। और आपके कार्य भी काफ़ी सराहनीय हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अच्छे से जानते हैं तभी हमारी रुचि भी उस तरफ पैदा होती है। जब स्टूडेंट साइंस के बारे में जानेंगे, फिजिक्स के बारे में, मटेरियल साइंस के बारे में, तभी उनका इंटरेस्ट भी पैदा होगा उस क्षेत्र की तरफ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी सारी बातें बताई मटेरियल साइंस के बारे में, और आपने जो अपने अनुभव किया अपने रिसर्च के दौरान, उन सब बातों के बारे में आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 से जुड़ने के लिए। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने मुझे मौका दिया कि मेरे विचार आपके सामने मैं प्रदर्शित कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, मटेरियल साइंस के बारे में और भी बहुत सी बातें जानेंगे अनुभव कार्यक्रम की अगली कड़ी में। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत, और आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम श्रृंखला की ये खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।